क्लास 6 का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था और रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। तो रेल की यात्रा कब शुरू की थी? 150 साल पहले, सिर्फ 150 साल पहले शुरू की थी। और बस तो उसके दशक बाद आई, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, बस तो और भी बाद आई। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वो यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो यह बताया जा रहा है तुषार के द्वारा कि अगर रेल की यात्रा आप कर रहे हैं तो वह 150 साल पहले ही आया। तो आरंभिक मानव भी क्या यात्रा करते थे या नहीं यात्रा करते थे? तो हम पढ़ते हैं कि यात्रा करते थे वो, और एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन और आश्रय के खोज में इधर से उधर भटकते थे। तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम कि किस तरह से वह भोजन और आश्रय की खोज करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख पहले रहा करते थे, 20 लाख पहले। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन करते थे, भोजन का क्या करते थे? इंतजाम करते थे, मतलब कि संग्राहक करते थे, फल फूल जड़ी बूटी ये सब का। तो उसी के नाम पे इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे। तो जंगली जानवरों को शिकार किया करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। कौन कौन कारण थे? तो पहला पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो ये सब जब समाप्त हो जाता था तो इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था? तो पहला कारण हो गया कि भोजन की तलाश में घूमते थे, चूँकि वहाँ के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। जानवर को ही खाते हैं वो, अगर हिरन या जितने भी शाकाहारी जंतु हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह चल जाएंगे तो जो मांसाहारी जंतु हैं वो उनके पीछे पीछे चले जाएंगे। या उनका चारा अगर ख़त्म हो जाएगा, शाकाहारी का मतलब घास फूस ख़त्म हो जाएगा, तो वे दूसरी जगह घास खाने के लिए चले जाएंगे। तो जब जानवर ही जाएंगे तो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाएगा। तो जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में, तो उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो अगर जो कभी नहीं सूखता मतलब हिमालयी नदियाँ हैं तो वहाँ तो फिर कहीं जाने का, पानी के लिए तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बारिश का मौसम पे निर्भर करने वाली नदियाँ हैं जो जैसे साउथ इंडियन में, तो फिर अगर बारिश के समय में कोई नदी सूख गई है तो बड़ी नदी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता होगा। तो इस तरह से 4 गो कारण है। 4 गो कारण में हमने पढ़ा कि पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब जहाँ का भोजन समाप्त हो जाता तो दूसरी जगह वहाँ का भोजन के लिए जाते थे। और अगर जानवर जा रहे हैं या तो अपने अपने शिकार के लिए या घास के लिए या मतलब अपने भोजन के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे जो उनके शिकार करते थे वो मानव भी इधर से उधर जाया करते थे। और तीसरा कारण है कि कुछ कुछ पौधों में फल फूल एक मौसम में ही आते हैं, हर मौसम में थोड़े हर फल होता है। तो उन फलों की खोज में, मतलब जहाँ पे जो फल आया, जैसे गर्मी के दिन में आम आया तो आम के खोज में चले गए, ठंडा के दिन में संतरा आया तो संतरा के खोज में चले गए, सेब के खोज में चले गए। इस तरह से वो फल फूल के मौसम के अनुसार इधर से उधर घूमते रहते थे। और चौथा कारण था कि नदियाँ अगर सूख गई, बरसाती नदियाँ हैं और सूख गई, तो नदियों में पानी के चलते वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इस तरह से 4 गो कारण था उनके इधर से उधर घूमने का। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है?
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। किसके किसके औजार बनाए? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं, पत्थर के, हड्डी के औजार तो बचे, लकड़ी के नहीं बचा हुआ है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो औजारों का उपयोग क्या था? औजारों का उपयोग तो उपयोग है फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ मतलब ईंधन के लिए भी करते थे, जलावन के लिए। मतलब आग का आविष्कार तो हो ही गया था बहुत पहले, तो जिस समय से आग का आविष्कार हुआ होगा उस समय से लकड़ियों को काटा जाता होगा और ईंधन का उपयोग किया जाता था। फिर उनका औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से ये डिगिंग कर रहा है, मतलब खोद रहा है और खोद के जड़ को निकाल रहा है। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवर के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो पहले क्या है, ये जानवर का खाल है, ये जानवर का, इस खाल को वस्त्र के रूप में उपयोग के लिए किया जाता था। ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना। अब देखिए रहने की जगह जो है, लाल त्रिकोण वाले स्थल पूरा स्थल है, ये पूरा स्थल है। तो पूरा स्थल मतलब जैसे देखिए भीमबेटका हो गया, फिर हुस्गी हो गया, फिर कुरनूल हो गया, है ना। और तो 3 गो स्थल जो है पूरा स्थल कितने हैं? 3 गो दिया है, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारों पर पाए गए। तो ये देखिए पूरा स्थल है। नवपाषाणिक पूरा स्थल देखिए, अब नवपाषाणिक पूरा स्थल है क्या, इस तरह का बना हुआ, और ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है। बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, दाऊजली हेडिंग, पैयमपली, हल्तर, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जो है ये नवपाषाणिक है। और पूरा पाषाणिक कितने हैं? 3 हैं। और महापाषाणिक स्थल कितने हैं? तो महापाषाणिक स्थल हो गए आदि चन्नूर 1, फिर ब्रह्मगिरी 2, फिर 2 ही दिया है, और ये 2 हैं। और आरंभिक गांव इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनाम गांव। और आपका बस एक ही आरंभिक गांव के बारे में दिया है। अब आधुनिक नगर मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब दिया है। तो आधुनिक नगर 2 गो। तो ये दिखा रहा है कि हम लोग जब पुराने स्थलों पे रहा करते थे तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल 3 गो है, और नवपाषाणिक पूरा स्थल 8 गो है, और महापाषाणिक पूरा स्थल 2 गो का चर्चा किया गया। तो आदि चन्नूर और पेयमपेल्ली ये महापाषाणिक पूरा स्थल है जिसका चर्चा यहाँ पे किया गया है। और फिर हम देखेंगे आगे, यहाँ पे भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में इस पूरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। देखिए शैल चित्रकला, यहाँ पे शैल चित्र दिया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। तो यहाँ पे शैल चित्र भी मिला है। और पूरा स्थल किसको कहते हैं? पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वह छोड़ गए थे। जैसे ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी कभी ज़मीन के अंदर ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। धीरे धीरे आगे का अध्याय आएगा उसमें बताया जाएगा। अब आग की खोज के बारे में चर्चा किया गया। कुरनूल गुफा देखिए, कुरनूल यहाँ है ना, यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ राख के अवशेष मिले। क्या मिला है? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। राख मिला है इसलिए कह सकते हैं कि आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग बहुत चीज़ों में करते हैं।
आज हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आग जलाते हैं, उससे स्टीम इंजन बनाते हैं और फिर स्टीम बना के फिर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आज तो आग का उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उस समय पुराने ज़माने के लोग किस लिए करते होंगे? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए करते होंगे। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे और आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। मतलब पूरा पाषाण काल कहते हैं, पूरा माने प्राचीन, पूरा माने प्राचीन और पाषाण माने पत्थर। मतलब जो भी समय ऐसा जो पाषाण में पत्थर से हम लोगों को औजार बनाते हुए गुजरा है उसको पूरा पाषाणी काल कहते थे। मतलब 20 लाख पहले से 12,000 पहले तक, 20 लाख पहले से 12,000 पहले के दौरान माना जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर, पूरा पाषाण काल। और 99% हम लोग इसी काल में व्यतीत किए हैं, इसी काल में व्यतीत किए। पर्यावरणीय बदलाव जब हुआ तो उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया। मतलब पूरा पाषाण काल जब खत्म हो गया तो मध्य पाषाण काल शुरू हो गया। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा गया। तो अब प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। मतलब जो पहले से बन रहे थे वो तो बनते ही रहे, कुछ नए नए औजार को भी बनाना शुरू कर दिए जो छोटे छोटे औजार थे। चूँकि इस समय कहा जाता है था कि लघु पाषाण काल में कुछ समय के लिए मतलब कि एक तरह से ट्रांजिशन फेज हुआ जिसमें छोटे छोटे जानवर आना शुरू हो गए और छोटे छोटे जानवर जो घास फूस खाने लगे तो उन्हें मारने के लिए छोटे छोटे औजार का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और 10,000 साल पहले के बाद, मतलब 10,000 साल पहले से अब तक में मतलब न पाषाण युग का शुरुआत किया जाता है, न पाषाण युग का शुरुआत किया जाता है। अब देखते हैं कि हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या। आज के नाम के हिसाब से आज का नाम दिया गया, उस समय क्या कहते थे नहीं पता। बदलती जलवायु, तो वही लगभग मध्य पाषाण काल में, मतलब मेसोलिथिक युग में, जिसको लघु पाषाण काल भी कहते हैं, उस काल में दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय, मतलब छोटे छोटे जानवर आने लगे जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो खाने पीने की आदत क्या था, कब कब वो अपना प्रजनन करके अपना बच्चा पैदा करते थे, तो उसकी भी जानकारी इन्हें होने लगी। जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। तो जब इनको देखे कि नहीं ये मतलब मांसाहार जानवर नहीं है, शाकाहार जानवर है, ये हमें नुकसान उतना नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्हें पालतू बनाने का सोचने लगे। और इस काल में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण हो गया, मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान, पढ़े ही हैं कि जौ और गेहूँ जो है गारो की पहाड़ियों में और विंध्य की पहाड़ियों में शुरू हो गया था। तो जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। पहले तो इन्हें उपजाते नहीं होंगे, लेकिन जो भी खुद ही हो जाते होंगे और जब ये पक जाते होंगे तो झरते होंगे तो लगता होगा कि इन्हें खाया जा सकता है, तो इस तरह से उन अनाजों का यूज करने लगे। कब पककर तैयार होते थे और फिर ये देखने लगे कि कहाँ उगते हैं, कब पककर कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं, और ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। चारा रखकर घर के आसपास जानवरों को पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले किसको बनाया गया था, तो कुत्ते को बनाया गया था। उसके बाद भेड़ को, बकरी को, गाय को, सूअर को। इस तरह से ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। धीरे धीरे वो पशुपालक, अगर आप महाभारत का कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये सब ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो जानवरों के लिए ही होती थी, गाय के लिए होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले किसको बनाए थे उन लोग पालतू, कुत्ता को, फिर भेड़ को, बकरी को, गाय को, फिर सूअर को। बसने की प्रक्रिया मतलब एक जगह स्थायी जीवन जीने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अगर वो पौधे उगाने लगे और जानवरों को पालतू बनाने लगे तो फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान नहीं हुआ, तो इस तरह से बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पौधे और तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, जो जल्दी नहीं खराब हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, तो साथ ही जिनकी मजबूत डंडलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें।
उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है और जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब को। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। मतलब जो पाले गए जानवर थे और जो पौधे थे वो जंगली जंगली जानवरों और पौधों से भिन्न होते चले गए। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? ये पालतू सूअर है और ये जंगली सूअर है जिसको दिखाया गया। ये जंगली है ना, और ये पालतू है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू सूअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। तो बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 12,000 साल पहले से शुरू हुई, मतलब लघु पाषाण काल से शुरू हो गया था। वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ है। सबसे पहले जौ है, जौ फर्स्ट पे है और गेहूं सेकंड पे है। गेहूं सेकंड पे है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबी समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, मतलब बीज बोए तो फसल पकेगा तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो देखिए, बीज के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, उपहार, ऐसा नहीं था आज का जैसा उपहार नहीं था, उस समय यही एक उपहार हो गया था और भंडारण के लिए यूज करते थे। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, इसलिए मिट्टी के बर्तन का शुरुआत हो गया। टोकरियाँ बुनी और ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका प्रयोग करते होंगे? जो शिकारी होंगे वो कम करते होंगे, लेकिन जो भोजन संग्रह करने वाले होंगे वो ज़्यादा करते होंगे। शिकारी करने वाले लोग भी करते होंगे खाना पकाने के लिए। तो इस तरह से अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। मतलब पशुपालन करने लगे हैं तो उसे क्या मिलने लगा? दूध और मांस। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आज जानवरों का उपयोग इसलिए होता है, आज भी दूध के लिए उपयोग होता है, आज भी मांस के लिए उपयोग होता है। और पहले भी क्या था, भोजन के अतिरिक्त उनका क्या यूज होता है? तो भोजन के अतिरिक्त जैसे कृषि में भी यूज करते थे, हल चलाने में यूज करते थे, इस तरह से बहुत सारा यूज था। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब मानचित्र 2, जो फिर से तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं जिनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। मतलब जैसे बुर्ज होम हो गया, जैसे जाके वहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये वाला जो था मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, कोल्डिहवा हो गया, महागढ़ हो गया, चिरांद हो गया और दाउजली हेडिंग हो गया। ये सब जगह जो है, ये सब जगह पे शुरुआती कृषक लोग मिलते हैं। तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है, जैसे आधुनिक कश्मीर में बुर्जों, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। जैसे ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। अगर उन्हें ये पता करना है कि वहाँ कृषक थे और पशुपालक थे या नहीं थे, तो वहाँ क्या कृषक होंगे तो जले हुए अनाज ये सब देखेंगे और पशुओं की हड्डियों को देखेंगे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक नहीं इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं, है ना। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में है, जहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसको गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। अब गड्ढा बना के पूरा रहने लगे तो उसमें क्या है, ठंड के मौसम में उन्हें आग जलाने का उतना ज़रूरत महसूस नहीं होता होगा, नीचे गर्मी लगता होगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। कभी घर के अंदर खाना पकाते होंगे जब ठंड बढ़ जाती होगी तो, और जब गर्मी रहती होगी तो घर के बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इन्हें नव पाषाण युग का माना गया। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चलाई जाती थी। मतलब धार को अधिक करने के लिए पॉलिश चलाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग
अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब अनाज और वनस्पति को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी घर में लोढ़ी और सिलौटी मिल जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नव पाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले नव पाषाण युग से। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो चीज़ों को रखने के लिए किया जाएगा। फिर खाना बनाने के लिए किया जाएगा। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अन्य अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब यहाँ से कपड़ा का भी चर्चा होने लगा। कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया। अभी भी कुछ जगह शिकार और भोजन संग्राहक थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, और कुछ जगह खेती और पशुपालन होने लगे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग किसका? मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ का ये क्या है? यहाँ पे कृषक और पशुपालक लोग का मिलेगा। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। देखिए 4 गो इस तरह से है, और उसमें कुछ जो कमरे होंगे वो भंडारण के काम में आते होंगे। तो वो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। उस समय लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में क्या करते थे कि मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे, खाने पीने के सामान रखते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए इस तरह से बकरी का कंकाल है। देखिए ये वाला जो है बकरी का कंकाल है ना, ये वाला, और ये है मानव का कंकाल। ये है मानव और ये है बकरी। अब अन्यत्र जगह पे भी कुछ हो रहा था तो उसको देख लेते। तो फ्रांस का यहाँ पे चर्चा किया। जिस तरह से पहला अध्याय में रोसेटा का चर्चा किया गया था, उसी तरह से यहाँ पे फ्रांस का चर्चा किया गया। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। घूमते टहलते चले गए होंगे और वहाँ पे खोज किए, जो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के पहले के बीच बनाए गए। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया, जो अभी तक सही सुरक्षित हैं। इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले अनुष्ठान करने के लिए कि हम इसे मार पाएँ, उसके लिए भी इस चित्र को बनाकर वहाँ पर अनुष्ठान करते होंगे। और भी कुछ कारण होंगे बनाने के। एक नव पाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढो। और नव पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयुग तुर्की में है। कौन सा है? चताल हयुग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। कौड़ियाँ और सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। पहले पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। खुद ही या जानवर के पीठ पे। कौड़ियों और सीपियों का उपयोग किस लिए करते होंगे? तो ऑब्वियस है कि उसका कौड़ियों और सीपियों का खेल के लिए भी करते होंगे और कुछ गहने बनाने के भी काम में किया करते होंगे। तो आखेट, खाद्य संग्राहक, उपयोगी शब्द है, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नव पाषाण युग और कब्र। तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पे देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? तो ऑब्वियस है कि हम लोग कुछ रंग बना सकते हैं। अगर मामा चित्र बना रहे हैं तो कुछ चित्र जो सीधे रेखाएं हैं उनको खींच सकते हैं, और वो कहानियाँ बताएंगी कि किस तरह से हम लोग जानवरों को मारते थे और किस तरह से हम लोग जानवरों का चित्र बनाकर उन्हें अनुष्ठान करके मारते थे। इस तरह से कल्पना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यह अध्याय खत्म हुआ। चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ जो है इस अध्याय का खत्म हो गया। अब आगे इसका फिर से अगले वीडियो में हम लोग इसका समरी देखेंगे, और अभी इसको समझ लें। ठीक है, धन्यवाद।